इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी। मैं डर दी रब रब कर दी, मैं डर दी रब रब। 90 के दशक का वो दौर जब हिंदी सिनेमा बदल रहा था, पुराने सितारे ढल रहे थे और नए सूरज उग रहे थे। ऐसे में एक ऐसी आवाज ने इंडस्ट्री में दस्तक दी जिसने प्लेबैक सिंगिंग के सारे नियम और कायदे ही बदल कर रख दिए। और देखते ही हमको तो पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तो आंखों पे छा गई। एक ऐसा फनकार जो जब माइक थामता तो सुनने वालों को अपने कानों पर और देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता था। गणपति अपने गांव चले, कैसे हमको चैन। ये वो आवाज थी जो किशोर कुमार के गुजरने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा सहारा बनी और बिग बी के स्टारडम को उस वक्त संभाला जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। एक ऐसा जादूगर जिसने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, बिना संगीत की विधिवत शिक्षा लिए बड़े बड़े उस्तादों को पानी भरने पर मजबूर कर दिया। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, देख के हमको। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैकड़ों हिट गाने देने वाले इस सिंगर को जिंदगी भर एक अजीबोगरीब श्राप का सामना करना पड़ा। एक ऐसा श्राप जहां इसे दुनिया भर की दौलत और शोहरत तो मिली, लेकिन वो पहचान नहीं मिली जिसके लिए एक कलाकार जीता है और मरता है। अरे बिकता है सोना मिट्टी के मोल, बिकती है मिट्टी। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस मिमिक्री के टैलेंट पर दुनिया तालियां बजाती थी, उसी टैलेंट ने इस कलाकार को डिप्रेशन के अंधेरे कुएं में धकेल दिया और हालात ये हो गए कि ये अपनी ही आवाज से नफरत करने लगा। ये रईसी है खानदानी, पीले पीले। क्या आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज संगीतकार आर डी बर्मन ने जब पहली बार इनकी आवाज सुनी तो वो डर के मारे अपना बाथरूम छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि उनके पिता एस डी बर्मन की आत्मा वापस आ गई है। वाह 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 बेटे विकी, वो आएगी, जरूर जरूर आएगी। और क्या आप मानेंगे कि दुनिया जिसे आशा भोसले का बेटा समझती रही, असल में वो एक पेंटर का बेटा था जिसने कभी पोस्टर पेंट करके अपना पेट पाला था। मुझे यहाँ बुला के फंसाना चाहते हो? अरे जब मैं नहीं फंसा तो तुम क्या फंसोगे? तो आखिर कौन है ये शख्स जिसने संजीव कुमार के मरने के बाद उनकी आवाज बनकर फिल्म पूरी की, जिसने अनिल कपूर से लेकर मिथुन चक्रवर्ती तक और अमिताभ से लेकर विनोद खन्ना तक सबकी आवाज को अपने गले में कैद कर लिया? और इतनी वर्सेटैलिटी होने के बावजूद क्यों ये नाम आज गुमनामी की धुंध में कहीं खो गया है, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। हम हैं बनारस के भैया, ओ मेरे भैया। दोस्तों, आज बेबाक बॉलीवुड के इस एपिसोड में हम खोलने जा रहे हैं उस आवाज की फाइल जिसे दुनिया सुदेश भोसले के नाम से जानती है। एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसे रंग लगा। कहानी की शुरुआत होती है 1 जुलाई 1960 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक छोटे से गांव शिरोडा में। यहीं एक कोंकणी परिवार में जन्म हुआ सुदेश भोसले का। लेकिन ये कोई आम परिवार नहीं था। सुदेश की नसों में कला और संगीत खून बनकर दौड़ रहे थे। इनकी मां सुमंतई भोसले अपने दौर की एक जानी मानी क्लासिकल सिंगर थी और इनकी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर भी शास्त्रीय गायन की दुनिया में एक बड़ा नाम थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत देखिए, घर में सुरों का माहौल होने के बावजूद सुदेश की जिंदगी शुरू हुई रंगों और ब्रश के साथ। इनके पिता NR भोसले, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री NR पेंटर के नाम से जानती थी, वो फिल्मों के पोस्टर बनाने का काम करते थे। उस जमाने में डिजिटल प्रिंटिंग नहीं होती थी, हाथ से ही बड़े बड़े होर्डिंग्स पेंट किए जाते थे। नन्हा सुदेश स्कूल से आता और सीधे अपने पिता के साथ काम पर लग जाता। साल 1974 से लेकर 1984 तक पूरे 10 साल सुदेश ने अपने पिता के साथ मिलकर फिल्मों के पोस्टर्स पेंट किए। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जिस अमिताभ बच्चन के पोस्टर को ये घंटों धूप में खड़े होकर पेंट करते थे, इन्हें क्या पता था कि एक दिन उसी महानायक की ये आवाज बन जाएंगे। सुदेश ने अपनी पढ़ाई वडाला के अंबेडकर कॉलेज से पूरी की, लेकिन पेंट के रंगों की खुशबू के बीच माँ और नानी से मिले सुरों का संस्कार भी अपना असर दिखा रहा था। सुदेश का मन पढ़ाई या पेंटिंग से ज्यादा गानों में रमता था। इनकी आवाज में एक नैसर्गिक कशिश थी, एक ऐसी लोच थी जो सुनने वालों को बांध लेती थी। इसी हुनर ने इन्हें उस दौर के मशहूर मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा ग्रुप तक पहुंचाया जो देश विदेश में बड़े शोज करता था। सुदेश की काबिलियत को इस ग्रुप ने पहचान लिया और इन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। ये सुदेश की जिंदगी का पहला बड़ा पड़ाव था। ये पोस्टर के दुनिया से निकलकर अब मंच की दुनिया में कदम रख चुके थे। साल था 1986, जगह मुंबई का प्रतिष्ठित षणमुखानंद हॉल। मेलोडी मेकर्स का एक भव्य शो चल रहा था। हॉल खचाखच भरा था और उस भीड़ में अगली कतार में बैठी थी संगीत की दुनिया की मल्लिका आशा भोसले। सुदेश स्टेज पर आए। इन्होंने न सिर्फ गाना गाया बल्कि कई बॉलीवुड एक्टर्स की ऐसी जबरदस्त मिमिक्री की कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दूर पार्टी में बहुत देर से एक लड़की जुल्फों को बिखराए हुए
खड़ी है बैठी है उसको देखकर आशा ताई जो खुद एक पारखी नजर रखती थी, सुदेश का ये हुनर देखकर दंग रह गई। खासकर जब सुदेश ने एस.डी. बर्मन और हेमंत कुमार के गानों को उनकी ही आवाज और अंदाज में गाया तो आशा जी भावुक हो गई। कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। शो खत्म होते ही आशा जी ने ऑर्गेनाइजर से कहा कि मुझे उस लड़के से मिलना है। जब सुदेश उनसे मिले तो इन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि साक्षात आशा भोसले इनकी तारीफ कर रही हैं। कुछ दिनों बाद एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दोबारा इनकी मुलाकात हुई, जब आशा जी ने फरमाइश की कि सुदेश वो एस.डी. बर्मन का गाना फिर से गाना। सुदेश ने उनका गाना डोली में बिठाई के कहार गाना शुरू किया। इनकी आवाज में वही दर्द, वही नेजल ट्वैंग और वही रूहानियत थी जो बर्मन दादा की आवाज में हुआ करती थी। आशा जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि इसे रिकॉर्ड करो। सुदेश ने वो गाना एक कैसेट में रिकॉर्ड किया और आशा जी ने वो कैसेट लिया और चली गई। सुदेश को लगा कि बात शायद यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली ड्रामा तो अगली सुबह होने वाला था। अगले ही दिन सुबह 7 बजे सुदेश के घर की घंटी बजी। आर.डी. बर्मन के ऑफिस से इन्हें बुलावा आया था और कहा गया था कि अपना पासपोर्ट लेकर मिलो। सुदेश हड़बड़ाते हुए पंचम दा के ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर इनके पसीने ही छूट गए। सामने आर.डी. बर्मन बैठे थे, उनके साथ आशा भोसले और लेजेंडरी मन्ना डे साहब भी मौजूद थे। आशा जी ने सुदेश का परिचय कराया तो पंचम दा अपनी कुर्सी से उछले और हंसते हुए बोले, अच्छा तुम वो हो जो मेरे बाप की आवाज में गाते हो। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग हंस पड़े। तब पंचम दा ने वो किस्सा सुनाया जैसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पंचम दा ने बताया कि आज सुबह जब मैं बाथरूम में नहा रहा था तो आशा ने दरवाजे के बाहर वो कैसेट प्ले कर दिया। मुझे कुछ पता नहीं था। जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी, डोली में बिठाई के कहार, मैं डर के मारे कांप गया। मुझे लगा मेरे पिताजी वापस आ गए हैं और बाथरूम के बाहर खड़ा होकर के गा रहे हैं। मैं आधा नहाया हुआ ही बाहर भाग आया। ये सुदेश के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। पंचम दा ने इन्हें गले लगा लिया और इसी एक वाकये ने सुदेश भोसले को मेलोडी मेकर्स के साथ हांगकांग जाने का टिकट दिला दिया। वहां के शो में जब सुदेश ने किशोर कुमार का क्लासिक सुन मेरे बंधु रे गाया तो पंचम दा स्टेज पर चढ़ गए और इन्हें खुशी से भींच लिया। वापस लौटते ही साल 1988 में फिल्म जलजला में पंचम दा ने सुदेश को इनका पहला बड़ा ब्रेक दिया और गाना था होली आई रे। इसके बाद अमिताभ बच्चन की फिल्म इंद्रजीत और संजीव कुमार की प्रोफेसर की पड़ोसन में भी इन्होंने पंचम दा के लिए गाने गाए। तब तक जामे है जा, तब तक रहे जवां। सुदेश इंडस्ट्री में आ चुके थे, लेकिन इन्हें वो बड़ा धमाका भी नहीं मिल सका था जो इन्हें घर घर में मशहूर करा सके। ये धमाका लिखा था फिल्म अजूबा के सेट पर। फिल्म के निर्माता और दिग्गज अभिनेता शशि कपूर ने एक दिन सेट पर सुदेश को अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हुए सुन लिया। शशि जी भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फोन मिलाया और कहा कि फिल्म में अमिताभ के गाने इसी लड़के से गवाते हैं। सुदेश को बुलाया गया, गाना रिकॉर्ड हुआ, या अली या अली। या अली या अली, मेरा नाम है अली, या अली या अली। जब ये गाना अमिताभ बच्चन को सुनाया गया तो बिग बी अपना सर खुजलाने लगे। उन्होंने परेशान होकर पूछा कि ये गाना मैंने कब गाया, मुझे तो याद ही नहीं रहा। जब उन्हें बताया गया कि ये उन्होंने नहीं सुदेश ने गाया है तो वो सन्न रह गए। इसके बाद शशि कपूर ने दोनों की मुलाकात करवाई। अमिताभ ने सुदेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई हमारी आवाज तो बहुत मिलती है, पता ही नहीं चलता किसने गाया है। और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। फिल्म थी हम। उन्होंने सोचा क्यों ना इस जोड़ी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाया जाए जो इतिहास रच दे। और जन्म हुआ उस गाने का जिसने 90 के दशक में तहलका मचा दिया। ये गाना सुदेश और अमिताभ दोनों के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सुदेश बताते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग एक मैराथन थी। सुबह 9 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई और रात के करीब 2 बजे जाकर खत्म हुई, यानी 17 घंटे की मेहनत। अमिताभ बच्चन खुद स्टूडियो में मौजूद थे और वो सुदेश को गाइड कर रहे थे कि कहाँ पे कितनी भारी आवाज रखनी है, कहाँ पे कैसा लोच रखना है। जब ये गाना रिलीज हुआ तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे। उस दौर में अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पर था। उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, लेकिन जुम्मा चुम्मा दे दे ने उन्हें वापस नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा दिया। कहते हैं कि इस गाने को सुनने के बाद अमिताभ ने फैसला कर लिया कि अब वो फिल्मों में खुद नहीं गाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी फेवरेट परफेक्ट आवाज मिल चुकी थी, वो भी सुदेश भोसले के रूप में। इसके बाद तो यह सिलसिला चल पड़ा। फिल्म मृत्युदाता का गाना नाना नाना नारे पहले दलित मेहंदी या किसी और के स्टाइल में होना था, लेकिन अमिताभ को जमा नहीं, तो फिर उसे सुदेश से ही गवाया गया। सुदेश बताते हैं कि अमिताभ अपने गानों को लेकर बहुत संजीदा रहते थे। फिल्म कभी खुशी कभी गम के गाने शावा शावा की रिकॉर्डिंग चल रही थी। रात के 12 बज रहे थे। अचानक स्टूडियो का दरवाजा खुला और अमिताभ बच्चन अंदर चले आए। उन्होंने वहां खड़े होकर सुदेश का हौसला बढ़ाया और रिकॉर्डिंग पूरी करवाई। एक और दिलचस्प किस्सा फिल्म बागबां का है।
गाना था मेरी मखना मेरी सोनिए। रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन तीनों मौजूद थे। सुदेश ने माइक संभाला और गाना शुरू किया। जैसे ही गाना खत्म हुआ, जया बच्चन इतनी खुश हुई कि वो अपनी सीट से उठी और सुदेश के पास जाकर इन्हें शगुन के तौर पर 100 रुपए का नोट थमा दिया। अभिषेक बच्चन ने तो यहाँ तक कह दिया कि पापा की आवाज में गाया गया ये गाना अब तक का सबसे बेहतरीन गाना है। सोनी तेरी चाल सोनी वे लगती कमाल सोनी। लेकिन दोस्तों, कामयाबी की इस चकाचौंध के पीछे एक गहरा अंधेरा भी था। सुदेश भोसले अमिताभ की आवाज तो बन गए, लेकिन सुदेश भोसले की अपनी आवाज कहाँ थी? इतनी जबरदस्त मिमिक्री और डबिंग का हुनर जो पहले वरदान लग रहा था, अब वही धीरे धीरे अभिशाप बनने लगा। हालात ये हो गए कि सुदेश डिप्रेशन में चले गए। इन्हें काम तो मिल रहा था, लेकिन सिर्फ तभी जब किसी को अमिताभ बच्चन की आवाज चाहिए होती थी या फिर किसी दूसरे एक्टर की मिमिक्री करवानी होती थी। सुदेश ने एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि ये अपनी इस काबिलियत से धीरे धीरे नफरत करने लगे। जब भी ये किसी संगीतकार के पास जाते तो फरमाइश होती कि जरा उनकी आवाज में गाकर सुनाओ। कोई ये नहीं कहता कि सुदेश अपनी आवाज में गाकर सुनाओ। एक कलाकार जो सिर्फ एक डुप्लीकेट बनकर रह गया। लेकिन सुदेश ने हार नहीं मानी। इन्होंने अपनी इस वर्सेटैलिटी को अपना हथियार बनाया और साबित किया कि ये सिर्फ अमिताभ नहीं बल्कि इंडस्ट्री के और लोगों की भी आवाज बन सकते हैं। इसी तरह फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन के दौरान जब संजीव कुमार का निधन हो गया तो फिल्म अधूरी रह गई थी। सुदेश भोसले ने संजीव कुमार की डबिंग करके उस फिल्म को पूरा किया। सुनने वाले तो शर्त लगा बैठे कि ये संजीव कुमार की ही आवाज है। इतिहास गवाह के पुरातन युग में जब अस्त्र शस्त्र नाकाम हो जाते थे, नारी शक्ति का प्रयोग किया जाता था। यही नहीं, फिल्म सौदागर में जब राजकुमार के लिए गाना गाने की बारी आई तो सुदेश ने गले में वो नशा और वो रुतबा पैदा किया कि गाना अमर हो गया। इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी। फिल्म तिरंगा में नाना पाटेकर और राजकुमार पर फिल्माया गया गाना पीले पीले ओ मेरे राजा देखिए। आंखें बंद करके सुनेंगे तो आपको लगेगा कि राजकुमार खुद ही गा रहे हैं। ये रईसी है खानदानी, पीले पीले। और फिर देखिए गोविंदा का वो अल्हड़पन। फिल्म नसीब का गाना छोरा बदनाम हुआ सुनिए। सुदेश की आवाज में गोविंदा वाली मस्ती और नटखटपन कूट कूट कर भरा था। छोरा बदनाम हुआ नसीबन तेरे लिए, नसीबन। मिथुन चक्रवर्ती के लिए इन्होंने तेरे हर सवाल का जवाब बन जाऊंगा गाया तो अनुपम खेर के लिए श्रीमान आशिक में। चाहत की शान दे दूं, अपना ईमान दे दूं, तेरा आशिक हो जानी। यहाँ तक कि कादर खान और अमरीश पुरी जैसे भारी आवाज वाले एक्टर्स के लिए भी सुदेश ने प्लेबैक किया। मेरी दुकान पे आना मेरी जान, आगे दुकान ये कन्याकुमारी है, ये तीखी कटारी। सुदेश भोसले एक ऐसे शेफ बन गए थे जो हर डिश बना सकता था, लेकिन लोग इनके हाथ की सिर्फ एक ही डिश मांगते थे। इसी संघर्ष ने इन्हें कई बार तोड़ा और कई बार बिखेरा। 1990 के दशक में जहां कुमार सानू और उदित नारायण अपनी ओरिजिनल आवाज के साथ राज कर रहे थे, सुदेश भोसले सबकी आवाज होकर भी अपनी आवाज के लिए तरस रहे थे। धीरे धीरे वक्त बदला, म्यूजिक बदला और रिकॉर्डिंग के तरीके बदले। सुदेश जो घंटों रियाज और लाइव रिकॉर्डिंग के कायल थे, इन्हें डिजिटल दौर से शिकायत होने लगी। अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अब आत्मा मर चुकी है। इनका कहना था कि पहले संगीतकार घर बुलाते थे, गाने का मूड समझाते थे, चाय नाश्ते के साथ रिहर्सल होती थी, पता होता था कि किसके लिए गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं। लेकिन अब तो संगीतकार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आते भी नहीं है, उनके असिस्टेंट्स सब संभाल लेते हैं। 1 घंटे में गाना खत्म हो जाता है। न सिंगर को पता है कि हीरो कौन है, न हीरो को पता है कि सिंगर कौन है। सब मशीन बन चुके हैं। बावजूद इसके सुदेश ने काम करना नहीं छोड़ा। फिल्म त्रिमूर्ति, अग्निपथ, डर, आंखें, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, लिस्ट लंबी है। मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे देखते ही हमको तो पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तो आंखों पे छा गई। गोलमाल 3 और हाउसफुल 4 जैसी नई फिल्मों में भी इनकी आवाज सुनने को मिली। और साल 2022 में रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का गाना काले नैना भी इनकी आवाज में ही रहा। आंखों से तो काम हुआ है, काजल क्यों वहीं इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने हेमा जी से शादी की, जिनसे इनके 2 बच्चे हुए, बेटा सिद्धांत और बेटी श्रुति, जिनमें बेटा सिद्धांत भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सिंगिंग की दुनिया में ही अपनी किस्मत आजमा रहा है। आज 65 साल की उम्र में भी सुदेश भोसले की एनर्जी देखने लायक होती है। अब ये मुंबई में अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। भले ही फिल्मी गाने कम हो गए हैं, लेकिन लाइव शोज में इनका जलवा आज भी कायम है। स्टेज पर जब ये चढ़ते हैं तो कभी किशोर कुमार जिंदा हो जाते हैं तो कभी मन्ना डे लाइव हो जाते हैं। इन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज सिंगर्स के साथ दुनिया भर में सैकड़ों शोज भी किए हैं। आशा जी ने तो इन्हें अपना मानस पुत्र ही बना लिया था, क्योंकि ये उन्हीं की ही खोज थे।
साल 2008 में इन्हें मदर टेरेसा मिलेनियम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सुदेश भोसले एक बेहतरीन प्रोड्यूसर भी बने। सोनी टीवी पर आया शो के फॉर किशोर इनका ही विजन था और ये वहां जज की भूमिका में भी नजर आए। मेरी उम्र के नौजवानों दिल लगाना ओ दीवाना। सुदेश भोसले की कहानी बॉलीवुड की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सुदेश की कामयाबी ही इनकी नाकामी बन गई। इन्होंने अपनी आवाज को पानी की तरह बना लिया था, यानी जिस बर्तन में डालो उसका आकार ले लो। हर गाने में इनकी आवाज इतनी बदल जाती थी कि इनका अपना कोई सिग्नेचर स्टाइल नहीं बन पाया। एक फैन बेस तैयार नहीं हो सका जो ये कह सके कि ये सुदेश भोसले का गाना है या हम सुदेश भोसले के फैन हैं। श्रोता हमेशा यही समझते रहे कि अमिताभ बच्चन गा रहे हैं या गोविंदा गा रहे हैं। लेकिन क्या इसे नाकामी कहना सही होगा? शायद नहीं, क्योंकि जिस हुनर ने आर डी बर्मन को डरा दिया, जिसने अमिताभ बच्चन को माइक छोड़ने पर मजबूर कर दिया और जिसने मरे हुए संजीव कुमार को पर्दे पर फिर से जिंदा कर दिया, वो हुनर साधारण तो नहीं हो सकता। सुदेश भोसले वो नींव के पत्थर हैं जिन पर कई सितारों की इमारतें खड़ी हुई, लेकिन ये पत्थर खुद जमीन के नीचे ही रह गया। मेरे महबूब कयामत होगी। तो दोस्तों, आपको सुदेश भोसले का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है और क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ने इस अनमोल रत्न को वो कद्र नहीं दी जिसके ये हकदार थे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बॉलीवुड की ऐसी ही बेबाक और अनकही कहानियों के लिए बेबाक बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सच बोलना है मना, लब खोल